Hello students, welcome back. Students, in the last video we discussed about various forms of public sector, that is departmental undertaking, public corporations and government company. Students, today we will discuss on these forms in a detailed manner. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है बेटा? Departmental undertaking refers to that public sector enterprises which is completely owned by the government. ये जो होते हैं इसके अंदर 100% जो ओनरशिप होती है, 100% जो फाइनेंसिंग होती है वो गवर्नमेंट के थ्रू होती है. ये जो फॉर्म होता है ये सबसे पुराना या सबसे परंपरागत, इसको हम पब्लिक सेक्टर का सबसे पुराना या सबसे परंपरागत फॉर्म कंसिडर करते हैं. इसको जो मैनेज किया जाता है, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग कौन मैनेज करते हैं? दीज आर मैनेज बाय एक कंसर्न मिनिस्ट्री. किसी भी एक रिलेटेड मिनिस्ट्री के थ्रू इसको मैनेज किया जाता है. उस मिनिस्ट्री के अंदर जो भी मैनेजर्स ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, वो इसके सारा काम काज देखते हैं और उस मिनिस्ट्री के जो भी एक हेड होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, उस मिनिस्ट्री का जो मेन मिनिस्टर होते हैं उनको वो रिपोर्ट करते हैं. डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जो भी होते हैं अपनी वर्किंग के लिए देश की संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में सारा जनता का मसला होता है और जो संसद होती है वो देश की जनता को रिप्रेजेंट करती है. तो अपनी वर्किंग के लिए पार्लियामेंट के अंदर ये हम कहते हैं अकाउंटेबल होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं. फॉर इसका हम एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे इंडियन रेलवे. इंडियन रेलवे जो है दिट इज़ कम्प्लीटली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इट इज़ मैनेज थ्रू ए स्पेशल मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ नोन एज रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया. रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर जो भी ऑफिसर्स हैं वो उसका कामकाज, इसका संचालन देखते हैं और अपनी वर्किंग को जो रेलवे मिनिस्टर है उनको वो रिपोर्ट करते हैं. उसे हम क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को टोटली गवर्नमेंट फंडिंग करती है. इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा बजट बनाया जाता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो. और या कई बार क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर भी किसी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को रेगुलेट करते हैं. क्या बोलते हैं उसको? हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा इसके अंदर फीचर्स. What are the main features of departmental undertaking? Departmental undertaking के main features कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है इसके अंदर फाइनेंस. फिनेंस में क्या होता है बेटा कि जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग होती है उनके अंदर जो कंप्लीट फाइनेंसिंग होती है वो किसके थ्रू होती है? गवर्नमेंट के थ्रू होती है. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को बजट एलोकेट करती है, उनको फाइनेंसिंग करती है, ठीक है. और उनका जो पार्लियामेंट के अंदर एनुअल बजट फॉर्म किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उनको फाइनेंस का एलोकेशन होता है. सेकंड, अकाउंटिंग सिस्टम. अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है बेटा कि ये जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग होती है उनका भी सारा बही खाता, सारा हिसाब किताब मेंटेन किया जाता है. और जो गवर्नमेंट के जो हम कहते हैं सीएजी बोलते हैं, कंटेम्पलर एंड सीएजी जो होते हैं, सीएजी डिपार्टमेंट के थ्रू डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जो भी होती है उनकी वर्किंग की ऑडिट की जाती है. तो उसे हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग सिस्टम. जैसे एक नॉर्मल बिजनेस फर्म की अकाउंटिंग होती है उसी प्रकार से इनकी भी अकाउंटिंग की जाती है और इनके जो भी अकाउंट्स हैं उनको सीएजी के थ्रू ऑडिट किया जाता है. थर्ड वन इज मैनेजमेंट. मैनेजमेंट क्या होता है कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जो होती है उसे किसी स्पेशल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट या फिर हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू मैनेज किया जाता है. इस डिपार्टमेंट में जो भी ऑफिसर्स हैं वो उसे काम को देखते हैं और उस मिनिस्ट्री के जो हम हेड होते हैं, जो क्या होते हैं, कंसर्न मिनिस्टर होते हैं, उसको वो रिपोर्ट करते हैं. क्या बोलते हैं उसको हम? कि दीज आर कम्प्लीटली मैनेज बाई स्पेशल डिपार्टमेंट और स्पेशल मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट. नेक्स्ट वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज. अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज. देखिए, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जो भी होते हैं उनकी कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती. तो इसके जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, इनको क्योंकि इसका ओनरशिप भी गवर्नमेंट की होती है, उनको मैनेज भी गवर्नमेंट करती है, इस वजह से इनके जो भी एम्प्लॉय होते हैं उन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही कंसिडर किया जाता है. और उनकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, गवर्नमेंट के जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उनको सैलरी मिलती है, उसी के अकॉर्डिंग उनकी अपॉइंटमेंट होती है, उसी के अकॉर्डिंग उनका प्रमोशन होता है. तो जनरली ये जो भी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग होते हैं
इनको जो हेड होते हैं, इनको जो मैनेज करते हैं, इनको जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो IAS रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, जिनको हम UPSC के थ्रू जिनका सिलेक्शन किया जाता है और जिन्हें एक मिनिस्ट्री से दूसरे मिनिस्ट्री के अंदर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट जो होता है अकाउंटेबिलिटी। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जो भी होते हैं वो जवाबदेह होते हैं किसके प्रति? उस मंत्रालय के जो भी मंत्री हैं उसके प्रति जवाबदेह होते हैं। और ये जो भी मंत्री होते हैं ये देश के संसद के अंदर अपने डिपार्टमेंट, अपनी मिनिस्ट्री का बही खाता, सारा लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि ये देश की संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग हम इनडायरेक्ट में कह सकते हैं कि अपनी वर्किंग के लिए टोटली जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की कौन कौन सी मेरिट्स होती हैं? मेरिट्स में बेटा सबसे पहले इसके जो मेरिट्स हैं दैट इज कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल। कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल, क्योंकि देखिए डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जो होते हैं इसके अंदर ये कम्प्लीटली जो उनका ओनरशिप है वो भी, या उसकी जो मैनेजमेंट है, उसका जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में होता है? गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के अंदर होता है। तो जिस वजह से क्या होता है कि इनके ऊपर देश की संसद का या सरकार का एक प्रभावशाली नियंत्रण होता है। ये जनता के भले के लिए, जनता के कल्याण के लिए काम कर सकते हैं। सेकेंड वन, आंसरेबल टू पार्लियामेंट। जितने भी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग होते हैं वो सभी के सभी अपनी परफॉर्मेंस के लिए देश की संसद के प्रति अकाउंटेबल होते हैं। इसलिए उन्हें पता है कि हमें देश की संसद के अंदर अपनी वर्किंग के लिए जवाब देना पड़ेगा। इस वजह से क्या होता है कि ये अपनी प्रोग्रेस, अपनी परफॉर्मेंस के लिए केयरफुल होते हैं और किसी भी प्रकार के गलत कदम उठाने से बचते हैं, क्योंकि इनके सारे काम की प्रॉपर ऑडिटिंग होती है और इनको अपनी प्रोग्रेस के रिगार्डिंग, अपनी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग देश के संसद के अंदर जवाब देना पड़ता है। तो इस वजह से ये अपने कामकाज में काफ़ी सावधान होते हैं और सोच समझ के ही सारे कदम इसके अंदर उठाए जाते हैं। नेक्स्ट वन, फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम में क्या होता है कि इन डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के अंदर सारी जो फंडिंग होती है, सारी फाइनेंसिंग होती है वो गवर्नमेंट के थ्रू ही की जाती है। इस वजह से इनके अंदर फाइनेंस काफ़ी ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्स होते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं होती और इनसे जो भी इनकम मिलती है वो पैसा भी सीधा सरकार के खजाने में ही जाता है। नेक्स्ट, सूटेबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी। सूटेबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी में होता है कि ये कई बार जो नेशनल सिक्योरिटीज़ के इशू होते हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होते हैं, जहाँ पे हम जानते हैं कि बिजनेस जो भी हमारे सिक्योरिटी से बेस्ड इशू है, जो भी मैटर है, इन्फॉर्मेशन है, वो मार्केट में या फिर हम कह रहे हैं सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, वो हमारे दुश्मनों तक या किसी भी दूसरे लोगों तक नहीं पहुँचनी चाहिए। उस केस के अंदर ये जो फॉर्म होती है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि इसमें हायर कह सकते हैं सीक्रेसी मेंटेन होती है, सारा गवर्नमेंट के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें सीक्रेसी का जो लेवल है वो काफ़ी हाई होता है और पब्लिक जैसे हम कहते हैं डिफेंस है या फिर हम कहते हैं आर्मी वगैरह है, तो उन सभी को हम किसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर, क्योंकि जहाँ पे भी नेशनल सिक्योरिटीज़ के इशू होते हैं वहाँ पर सीक्रेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और सीक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और नेक्स्ट इसके अंदर होता है सर्विस मोटिव। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जो होते हैं वो उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, बल्कि ये कहीं ना कहीं जो देश के वेलफेयर के लिए, देश के हम पब्लिक जो है उनके वेलफेयर के लिए काम करती है। यहाँ पर जैसे हम कहते हैं इंडियन रेलवे है, काफ़ी कम किराए के ऊपर, काफ़ी कम भाड़े के ऊपर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है, ठीक है।
जैसे हम कहते हैं आर्मी है, देश की रक्षा करती है, तो ये लोग प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम नहीं करते, बल्कि इनका उद्देश्य कहीं ना कहीं जन कल्याण से जुड़ा होता है, पब्लिक की सर्विस प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट वन इज लिमिटेशंस या इसकी डीमेरिट्स क्या है। लिमिटेशन लिमिटेशंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की कौन कौन सी कमियां होती है, इसके क्या अवरोध होते हैं। इसमें सबसे पहले तो क्या होता है बेटा, मेन कमी क्या है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, कोई भी हम कहते हैं कि जो ऑफिसर्स वगैरह हैं अपने हिसाब से कोई डिसीजन नहीं ले सकते, उनके दिमाग में, उनके मन में कोई अच्छे आइडियाज़ हैं, कोई इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, उनको भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो जो ओनर्स हैं, जो हम कहते हैं जो मैनेजर्स हैं, वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, अपने आइडियाज़ को बिजनेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट ये पूरी तरीके से एक तरह से सरकारीकरण होने की वजह से, सरकारी एंटरप्राइज होने की वजह से अपने पर्सनल आइडियाज़, अपने पर्सनल जो भी हम एक्सपेरिमेंट्स हैं उन्हें बिजनेस में अप्लाई नहीं कर सकते, और उसमें हम बिजनेस की वर्किंग है इसमें अपने एंड से ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर जो हमें केवल गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, मिनिस्टर्स के जो भी इंस्ट्रक्शन ऑर्डर हैं उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, जिस वजह से जो ऑफिसर्स हैं उनके पास काम करने की फ्रीडम नहीं होती, जिस वजह से इस प्रकार की जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना मुश्किल होता है। सेकेंड क्या होता है इसमें, डिले इन डिसीजन मेकिंग। इसमें डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें गवर्नमेंट की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और गवर्नमेंट के अप्रूवल में कई बार काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लग जाता है, जिस वजह से इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी स्लो होता है, और जो डिसीजन होते हैं उनको लेने में अक्सर काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। थर्ड वन, ब्यूरोक्रेसी और रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म वाला क्या होता है, एक बार बेटा लाल फीताशाही के, इसके अंदर क्या होता है, कहीं ना कहीं सारा सरकारी काम होता है, तो अक्सर किसी भी फाइल के लिए, कोई भी हम प्रोजेक्ट वगैरह है उसके लिए इनके पास अप्रूवल के लिए जाते हैं, तो इसमें अफसर जो भी होते हैं अपनी मनमानी करते हैं, और किसी भी फाइल को पूरा करने के लिए रिश्वत वगैरह की डिमांड करते हैं। हर काम में अननेसेसरी इसमें डिले क्या आता है, काफ़ी सारे अननेसेसरी रूल्स रेगुलेशन को बहुत ज़्यादा, ये रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं उनसे बाउंड होते हैं, जिस वजह से इसके अंदर कहीं ना कहीं कहते हैं सरकारी दखल ज़्यादा होता है, काम करने की प्रोसेसिंग जो है वो काफ़ी स्लो होती है। नेक्स्ट, किसी भी देश की जो सरकार है, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो भी इनके कामकाज में काफ़ी ज़्यादा दखल देती है और अपने हिसाब से इनके कामकाज में इंटरफेरेंस करती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मान लो हम कहते हैं रेलवे मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री में जो भी व्यक्ति मिनिस्टर है, तो अक्सर के मान हम कहते हैं कोई व्यक्ति अगर मिनिस्टर है, वो उसका होम टाउन या होम स्टेट बिहार है या बंगाल है, तो वो जो रिक्वायरमेंट है या नहीं है, मैक्सिमम जो ट्रेन्स हैं, मैक्सिमम जो कहते हैं वो उस स्टेट के लिए चलाने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। कि इसमें डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट को अवॉइड करके जो हम पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देने लग जाते हैं। और लॉस टू गवर्नमेंट बजट या लॉस टू गवर्नमेंट ट्रेजरी। देखिए ये जो डिपार्टमेंट होते हैं ये पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं। सेकंड का क्या होता है इसके अंदर कि जो भी इसके अंदर एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि हम काम करें चाहे ना करें सैलरी तो मिल ही जानी है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कम्पिटिटिवनेस कम होती है। प्रोडक्टिविटी की वजह से क्या होती है, कम्पिटिटिवनेस न होने की वजह से, कंपटीशन ना होने की वजह से एम्प्लॉयज़ जो है अपने काम के लेथर्जिक होते हैं, जिस वजह से प्रोडक्शन अक्सर क्या होती है, कम होती है।
मैक्सिमम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जितने भी मैक्सिमम जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज हैं या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं वो सभी लॉस में चलते हैं, जिसका खामियाजा किसको उठाना पड़ता है? सरकार का, गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ता है, जिससे क्या होता है, टैक्सेस की जो रेट्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। क्या बोलते हैं उसको हम? लॉस टू गवर्नमेंट बजट। ओके बेटा, in the next video we will discuss the next form of business organization, that is public corporation. Till then, goodbye.